तो बेटा हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स, मतलब अमाइंस को पढ़ रहे हैं। अमाइंस का एक लेक्चर जिसमें हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को ख़त्म किया। अमाइंस के दूसरे लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म की थी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ी थी हम लोगों ने, वो दो टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। फर्स्ट थी ड्यू टू बेसिक कैरेक्टर, और सेकंड जो कैटेगरी थी प्रॉपर्टीज़ की वो थी ड्यू टू न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, मतलब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाँ ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ रहे हैं, डालेंगे आप लोग हेडिंग, तो नाइट्रोजन डेरिवेटिव यानी अमाइंस की जो तीसरे टाइप की प्रॉपर्टीज हैं वो हैं ड्यू टू कंप्लीट अमाइनो ग्रुप। ड्यू टू कंप्लीट अमाइनो ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू कंप्लीट अमाइनो ग्रुप में पहली रिएक्शन हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन में भी पूछी जाती है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। लिखिएगा, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में लिखें व्हेन, अच्छा ये जो रिएक्शन होती है पहले सुन लो आप लोग, ये प्राइमरी अमाइंस की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, चाहे प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन हो या फिर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन हो। प्राइमरी अमाइंस इस रिएक्शन को शो करते हैं, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस इस रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। तो पहले तो आप यही लिखिएगा, दिस रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी अमाइंस। This reaction is characteristic of primary amines. Aliphatic और aromatic, aliphatic and aromatic both, aliphatic and aromatic both। लिखें, नई लाइन से लिखिएगा, when aliphatic और aromatic, नई लाइन से लिखें, when aliphatic और aromatic primary amine is treated with chloroform, is treated with chloroform in the presence of alkali, in the presence of alkali as KOH, KOH ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं, in the presence of alkali as KOH, कॉमा लगा के, a bad smelling compound, a bad smelling compound isocyanide, isocyanide also called as carbyl amine, also called as carbyl amine is formed। क्या होता है ध्यान देना, आप प्राइमरी अमाइन को लेंगे चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, RNH2, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम CHCl3 क्लोरोफॉर्म से, किसकी प्रेजेंस में, एल्कली की प्रेजेंस में KOH। जब रिएक्शन आप कराएंगे तो यहां कंपाउंड बनेगा RNC, ये यहां का मेन प्रोडक्ट है, आइसोसाइनाइड है, या इसी को क्या बोलते हैं, आइसोनाइट्राइल। जो वर्ड यूज किया गया है वो गलत है, आइसोनाइट्राइल नहीं बोलना चाहिए, लोग यूज करते हैं जो CN होता है, साइनाइड्स, उनकी IUPAC में नेमिंग में सेकेंडरी सफिक्स लिया गया है नाइट्राइल, और आइसोसाइनाइड्स की IUPAC ने नेमिंग ही नहीं दी है, तो वहां ऐसा कोई सेकेंडरी सफिक्स लिया ही नहीं है आइसोनाइट्राइल, बट लोग यूज कर लेते हैं, वो गलत है। इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, या दूसरा नाम क्या बताया था, कार्बाइल अमाइन। अगर रिएक्शन को बैलेंस्ड करेंगे तो हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं,
2 हाइड्रोजन तो ये हैं और एक ये है, यहां से भी आएंगे, शायद ये 3KOH होता है, 3KOH हो जाएगा। तो 3K हैं, 3Cl हैं, प्लस 3KCl होगा, प्लस 3KCl के बाद और होगा यहां पर 3H2O। ये इसकी बैलेंस्ड रिएक्शन होती है। कॉपी करें इसे, फिर आगे बात करते हैं। इसके अंदर सेकेंड रिएक्शन है विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड वैसे तो HNO2 होता है, लेकिन HNO2 लैब में मिलता नहीं है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो HNO2 को फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है। कैसे प्रिपेयर करते हैं हम लोग? NaNO2 प्लस HCl, ये मिक्सचर लिया जाता है, ये क्या करेगा? HNO2 बना देगा। तो नाइट्रस एसिड के साथ जो रिएक्शन होती है, ध्यान देना, प्राइमरी अमाइंस अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, सेकेंडरी अलग तरीके से, और टर्शरी अलग तरीके से। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों अमाइंस की रिएक्शन अलग तरीके की होती है, और उसमें भी जो एलिफेटिक हैं वो अलग तरीके से करते हैं और एरोमेटिक अलग तरीके से। लकली आपके सिलेबस में केवल प्राइमरी अमाइंस की रिएक्शन है, सेकेंडरी और टर्शरी की नहीं है। तो मतलब कहने का ये हुआ, हम लोग प्राइमरी अमाइंस की रिएक्शन पढ़ेंगे किसके साथ? नाइट्रस एसिड के साथ। एलिफेटिक की अलग होगी और एरोमेटिक की अलग होगी। ठीक है, तो सबसे पहले एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस। कैसे रिएक्ट करेंगे ये बताते हैं। एरोमेटिक लिया ना पहले, ये हमने ले लिया एनिलीन को, यहां पर ग्रुप NH2 आएगा, जगह नहीं छोड़ी। ये है NH2, मतलब ये कंपाउंड क्या हो गया? एनिलीन। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं नाइट्रस एसिड यानी NaNO2 और HCl। टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक, 5 से ऊपर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो यहां जो प्रोडक्ट बनता है बस उसको आप याद रखें, N, ट्रिपल बॉन्ड N, इस N पे पॉजिटिव और यहां Cl पे नेगेटिव। ये है BDC, मतलब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेटा जी, इस रिएक्शन का नाम होता है डाईएजोटाइजेशन, तो आप लिख लेना ये डाईएजोटाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रोडक्ट बना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये 5 डिग्री सेल्सियस तक ही स्टेबल होगा। अगर आप टेम्परेचर 5 से ऊपर कर दोगे, अभी आप इसको कॉपी करो, फिर मैं लिखाता हूं। लिखो बेटा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाईएजोटाइजेशन। फुल स्टॉप के बाद डाइजोनियम सॉल्ट इज स्टेबल ओनली अप टू 5 डिग्री सेल्सियस। डाइजोनियम सॉल्ट इज स्टेबल ओनली अप टू 5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, हम क्या करें, अगर इसी रिएक्शन को एलिफेटिक के लिए कराएं, मतलब ये स्टेबल है, डाइजोनियम सॉल्ट को आइसोलेट किया जा सकता है। अगर हम एलिफेटिक अमाइन को लें और बिल्कुल यही उम्मीद करें, RNH2 रिएक्शन कराई हमने NaNO2
और HCl से, ठीक है। तो अगर हम ये उम्मीद करें यहां बनेगा, टेम्परेचर अगर आप 0 भी ले लेते हो, 0 to 5 ले लो, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं इसे। ऊपर आप क्या लिखेंगे, एलिफेटिक प्राइमरी, ठीक है। तो अगर आप ये उम्मीद करें RN ट्रिपल बॉन्ड N इस पे पॉजिटिव, ये डाइजोनियम आयन है ना बेटा, ये डाइजोनियम आयन है, साथ में क्या है यहां पर Cl माइनस है, तो ये होता है अनस्टेबल, और इसको हम कैन नॉट बी आइसोलेटेड। ये बनता होगा और बनने के तुरंत बाद क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज किस में होता है, ध्यान दें, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए जाएंगे, माइनस क्या हुआ N2, और ये बन गया R पॉजिटिव। R पॉजिटिव यहां का बना कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। और अब मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान देना, अगर इस R पॉजिटिव ने रिएक्शन कर ली Cl माइनस के साथ तो क्या बन जाएगा, RCl। अगर इसने प्रोटॉन छोड़ दिया, माइनस H पॉजिटिव अगर छोड़ दिया तो यहां बनेगी एल्कीन, और अगर इसने रिएक्शन कर ली वाटर के साथ तो यहां बनता है ROH, और यही यहां का मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये तो हमने आपको बहुत डिटेल में बता दिया। अगर आपको एक लाइन में ये रिएक्शन बतानी पड़े तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ये है प्राइमरी एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, और इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, NaNO2 प्लस HCl। तो ओवरऑल आपको अगर रिएक्शन दिखानी पड़े तो ओवरऑल आप ये लिखेंगे RNH2 NaNO2 प्लस HCl, और यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, ROH होगा, ठीक है बेटा। आप एग्जाम में ये सब लिख के नहीं आएंगे, ये सब दिखा के नहीं आएंगे, आप केवल दिखा के आएंगे एल्कोहल का फॉर्मेशन। ये शायद हमने आपको कराया भी होगा जब एल्कोहल्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कराए हैं, तो हमने कहा होगा फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस, जब इसको नाइट्रस एसिड से ट्रीट करते हैं तो यहां पे एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। बेटा नई लाइन से लिख दो, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस रिएक्ट, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस रिएक्ट कैसे, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस रिएक्ट डिफरेंटली, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस रिएक्ट डिफरेंटली, अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो हमें नहीं पढ़ना है, फिलहाल 12th के हिसाब से नहीं पढ़ना है। तो ये हम लोगों ने नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन खत्म कर ली। होती तो बहुत सारी रिएक्शन है बट आपके यहाँ है नहीं, तो ये हमने जो रिएक्शंस पढ़ी ये कौन से टाइप की थी, ये 3rd टाइप की थी, ड्यू टू कंप्लीट अमाइनो ग्रुप। अच्छा यहीं पे अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लें, टाइम तो है अच्छा खासा, हो जाएगा लेक्चर आराम से, कि जो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है वो स्टेबल नहीं है, जबकि एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट कैसा है, स्टेबल है, क्यों? लिखो क्वेश्चन लिखो। हाँ वो भी है, एक रेजोनेंस तो है ही है, एक रीजन। कर लोगे? चलो क्वेश्चन लिख लो, आप लोग कर लाना, और नहीं अगर आता है समझ में तो मुझसे पूछना। लिखो वाई एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट इज स्टेबल, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट इज स्टेबल एंड एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट इज नॉट स्टेबल, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट इज नॉट स्टेबल। चलो मैं बता देता हूं वजह क्या है। देखो नंबर 1 तो लिखो, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट इज रेजोनेंस
स्टेबलाइज्ड। कैसे, आप ध्यान देना, हम डाइजोनियम आयन को बना रहे हैं, ये है बेटा N ट्रिपल बॉन्ड N और यहां पर चार्ज है पॉजिटिव। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां रखे जाते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे रखे जाएंगे तो देखना क्या बनेगा। देखिएगा, अभी हमने ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं दिखाया है, ये आ गया N, यहां हो गया डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज किस पे आया, इधर। अब देखिए लोन पेयर तो है ही, हालांकि लोन पेयर का कोई रोल नहीं है। देखो ये जो हमने यहां पर इस तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं ना, इधर की तरफ, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। देखिए N ट्रिपल बॉन्ड N है और पॉजिटिव चार्ज कहां है, यहां पे। ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाते हैं। तो ऐसा होने से क्या होगा, डबल बॉन्ड N आएगा और ये डबल बॉन्ड N होगा, इस पे चार्ज कैसा आएगा, माइनस, इस पर अभी भी कैसा रहेगा, प्लस, ये इस तरीके से, और ये चार्ज यहां पर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं? अब आप क्या करें, इस पॉजिटिव चार्ज को आप क्या करें, डीलोकलाइज करा दें। कहां कहां जाएगा ये बेंजीन रिंग में, भाई ये तो आपको डीलोकलाइज कराना आता ही होगा। अब जाएगा ये पैरा पोजीशन पे। ये अगर हमने ये बॉन्ड यहां पर रख दिया, डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, N पे नेगेटिव, चार्ज कहां पहुंच गया, पैरा पोजीशन पे। नेक्स्ट देखिएगा, फिर कहां जाएगा चार्ज, ऑर्थो पे जाएगा। ये पॉजिटिव आ गया, डबल बॉन्ड N, ये डबल बॉन्ड N और इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, यहां पर कैसा है, पॉजिटिव, इस तरीके से। तो यहां पर क्या होता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। करें, कॉपी करें। अच्छा बेटा, ये स्टेबलाइजेशन जो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट होगा उसमें पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखो, अगर हम एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट को कंसीडर करें, यहां पॉजिटिव होता है, ये हमने बॉन्ड ऐसे इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या करना, R पे पॉजिटिव और क्या आया, N2। तो यहां जो बनता है ये है एल्काइल कार्बो कैटायन, राइट। और अगर यही हम लेते एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट और इसको तोड़ देते, ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन हमने दे दिए इसको, जब इसको डिकम्पोज करेंगे तो यहां पर जो कार्बो कैटायन बनेगा वो होगा फिनाइल कार्बो कैटायन, प्लस क्या हो गया ये N2। अच्छा, जो डिकम्पोज होने के बाद जो बनता है एलिफेटिक कार्बो कैटायन से, सॉरी एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट से क्या बनता है, एल्काइल कार्बो कैटायन, और एरोमेटिक से क्या बनता है, फिनाइल कार्बो कैटायन। आपको पता होगा फिनाइल कार्बो कैटायन इज हाईली अनस्टेबल। जब ये हाईली अनस्टेबल है तो फिर ये क्यों टूटना चाहेगा, और यहां पर ये कैसा होता है, ये स्टेबल होता है, एल्काइल कार्बो कैटायन। दैट्स वाई ये डिकम्पोज हो जाता है। तो लिखिएगा, आप इन रिएक्शंस को लिख दें और यहां पर ब्रैकेट में इसके लिख देना, ये कैसा है, हाईली अनस्टेबल, और ये कैसा है, ये कंपैरेटिवली। N2 की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, N2 को हम थोड़ा दूर कर देते हैं, प्लस N2। ये जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, फिनाइल कार्बोकेटाइन और एल्काइल कार्बोकेटाइन की। तो इसलिए जो एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट होगा वो डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि उससे जो कार्बोकेटाइन बनता है वो स्टेबल होता है, और जो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट होगा वो डिकम्पोज नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो कार्बोकेटाइन बनता है वो फिनाइल कार्बोकेटाइन है जो कि अनस्टेबल है।
तो ये हमने थर्ड टाइप की रिएक्शंस को खत्म किया। अब हम लोग फोर्थ और आखिरी रिएक्शंस पढ़ेंगे नाइट्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स की, यानी अमाइंस की। नाइट्रोजन डेरिवेटिव तो बहुत सारे होते हैं, अमाइड्स, नाइट्रो, साइनाइड्स, लेकिन हमें केवल अमाइंस पढ़ने हैं। हटाएं बेटा इसको। तो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस हैं, फोर्थ है ना, वो हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये आपको पता है ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, बेंजीन रिंग की। तो ये केवल एरोमेटिक अमाइंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ध्यान दें यहां पे, अगर बात की जाए NH2 ग्रुप की, तो जो NH2 ग्रुप है यहां पे नाइट्रोजन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये लोन पेयर होता है। अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप स्ट्रॉन्ग +M होता है और बहुत वीक -I होता है। तो अगर देखा जाए बहुत स्ट्रॉन्ग +M है और बहुत वीक कैसा है, -I है, तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा तो बेंजीन रिंग को नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेट करेगा। तो ये जो NH2 ग्रुप होता है ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स में आता है। तो बनाइएगा और लिखिएगा। इट विल इंक्रीज, इट का मतलब NH2 ग्रुप से है, इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, it will increase the electron density on benzene ring and activate the benzene ring for EAS reaction, for electrophilic aromatic substitution reaction. Also this group is ortho and para directing. Also this group is ortho and para directing. हो गया। कुछ रिएक्शंस हमें पढ़नी है यहां पे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रोमिनेशन की। पहली रिएक्शन यहां पर है ब्रोमिनेशन। ध्यान देना, ये एनिलीन है, NH2 ग्रुप है बेटा। ये अगर हम ब्रोमिनेशन कराएं, इसको अगर हम ट्रीट करें Br2 से, तो तीनों पोजीशंस पे ब्रोमिनेशन होता है। NH2 हो गया, Br ऑर्थो पे भी आता है, पैरा और दूसरी ऑर्थो पे भी। तो ये 2, अगर देखा जाए तो क्या होगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन हो जाएगा। नहीं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। जो NH2 ग्रुप होता है वो बहुत अच्छा एक्टिवेटर है। ऐसा इसलिए हुआ। अगर हम चाहें, अगर ये चाहें कि हम क्या करें, हम मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बना लें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये NH2 ग्रुप है, जो इसकी एक्टिवेट करने की स्ट्रेंथ है, उसको थोड़ा सा कम करना होगा। और कम कर सकते हैं बाई प्रोटेक्टिंग दिस ग्रुप और बाई एसाइलेटिंग दिस ग्रुप। लिखिएगा, एक्टिवेटिंग स्ट्रेंथ ऑफ NH2 group can be reduced. Activating strength of NH2 group can be reduced by acylation of this group.
बाई एसाइलेशन ऑफ दिस ग्रुप। क्या करेंगे इसमें, ध्यान देना, ये NH2 इसको ट्रीट किया जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl से, इसका एसाइलेशन होगा, यहां से एक H और ये Cl माइनस हुआ HCl, तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा बेसिकली अमाइड। ध्यान देना, NH C डबल बॉन्ड O और CH3, तो ये जो प्रोडक्ट बना ये क्या है, हाँ एस्टर वो तो बोलेंगे, लेकिन अमाइड है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप है यहां पे, ये फंक्शनल ग्रुप है अमाइड। अब C डबल बॉन्ड O के साथ ही जो लोन पेयर होता है ये आ जाता है कॉन्जुगेशन में, तो ये डीलोकलाइज कर जाएगा। जब ये डीलोकलाइज कर जाएगा तो ध्यान देना, NH पॉजिटिव डबल बॉन्ड C O पे क्या आ गया, नेगेटिव, और CH3। इस तरीके से ये जो लोन पेयर नाइट्रोजन का होगा वो क्या करने लगेगा, वो रेजोनेट करने लगेगा, और जब रेजोनेट करने लगेगा तो बेंजीन रिंग के लिए जो इसकी अवेलेबिलिटी थी वो पहले से कैसी हो गई, कम हो गई। तो अब ये जो अमाइड ग्रुप होता है ये थोड़ा कम एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को, मतलब ये एक वीक एक्टिवेटर होता है। वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर था तो ये कैसा होता है, ये वीक एक्टिवेटर होता है। और इसके बाद अगर हम ये जो भी बना ये एक ही तो है, इसको अगर हम ट्रीट करें किससे, Br2 से, चलो अभी कराएंगे, ट्रीट करेंगे। लिखो, तो बेटा अगर एसाइलेशन करा दें और एसाइलेशन के बाद अगर हम ब्रोमिनेशन कराएं, देखना ऐसे कराया जाता है इस तरीके से। अच्छा पहले लिख लो, थोड़ा सा 2 लाइनें लिखो। बाई एसाइलेशन ऐसे लिखना, NH2, इसका मतलब हो गया ये अमाइनो ग्रुप। NH2 इज कन्वर्टेड टू अमाइड, is converted to amide group in which lone pair of nitrogen is delocalized, lone pair of nitrogen is delocalized with carbonyl part also, carbonyl part also, hence it is, now it is weak activator, hence now it is weak activator। लोन पेयर कहीं दूसरे काम में भी लग गया, जब दूसरे काम में भी लग गया तो क्या होगा, उतना अच्छे से एक्टिवेट नहीं करेगा बेंजीन रिंग को जितने अच्छे से अमाइनो ग्रुप करता था। बात पल्ले पड़ी कुछ, है ना। तो अब देखो, अगर हम पहले एसाइलेशन करा दें, हमने इसको ट्रीट किया CH3 CO Cl से, माइनस हुआ HCl, यहां बना NH CO CH3। अब हमने इसको ट्रीट किया Br2 से, तो यहां पर NHCO CH3 ब्रोमीन जो आएगा वो आइदर एट ऑर्थो पोजीशन और एट NHCO CH3 कहां आएगा, पैरा पोजीशन पे। हम क्या करें, हम कर दें इसका हाइड्रोलिसिस, H3O पॉजिटिव। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दें तो जो एसाइलेशन किया था वो हट जाएगा। कुल मिला के मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। कॉपी करें इस तरीके से,
आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो बेटा EAS रिएक्शंस में नेक्स्ट नाइट्रेशन। खत्म करते हैं ना लेक्चर को, 5 मिनट लगेंगे केवल, 5 मिनट में खत्म हो रहा है। नाइट्रेशन बेटा ध्यान दीजिएगा, एनिलीन ट्रीट किया इसको हमने कॉन्संट्रेटेड HNO3 से, और यहां पर आप सरप्राइज हो जाएंगे प्रोडक्ट्स को देख के। सरप्राइज H2SO4 भी लिया जाता है वैसे नाइट्रेशन में, नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है ना ये। आप उम्मीद करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगा, ऑर्थो और पैरा पे। बिल्कुल आप सही उम्मीद करते हैं। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, आपने ये उम्मीद नहीं की होगी, है ना। और पैरा भी मिलता है, NH2 ये मिलता है 2%, 47%, और ये होता है 51%। तो क्वेश्चन ये बनता है भैया ये मेटा नाइट्रेटेड प्रोडक्ट क्यों मिला, यहां पे मेटा नाइट्रेटेड प्रोडक्ट क्यों मिला, और ऑर्थो वाला इतना कम क्यों मिला। नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट द आंसर ऑफ दिस एक्सेप्शनल बिहेवियर। अंग्रेजी सही करने के चक्कर में सेंटेंस बड़ा हो गया। बता रहे हैं। तो यहां पर एबनॉर्मल बिहेवियर यह है कि ऑर्थो वाला क्यों नहीं मिला और मेटा वाला क्यों मिल गया। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन है, मीडियम कैसा है। बिल्कुल, मीडियम इज एसिडिक। तो क्या होता है एसिडिक मीडियम की वजह से, और ये ग्रुप कैसा है, NH2 ग्रुप, बोलो, ये बेसिक ग्रुप है। ये ग्रुप कैसा है, बेसिक। तो एसिडिक मीडियम में इसका हो जाता है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन से ये कन्वर्ट हो जाएगा NH3+ में। और आपको बता दें ये जो NH3+ है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग -I, बहुत अच्छा -I होता है। सुनिएगा, -I है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराएगा। सबसे ज्यादा कहां से विड्रॉ करा लेगा, ऑर्थो से, फिर मेटा और फिर पैरा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कंपेयर करोगे अब यहां पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां होगी, पैरा पोजीशन पे, फिर मेटा और ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी। बेटा ये जो NH3 पॉजिटिव ग्रुप होता है ना, ये NO2 से भी अच्छा -I होता है। अगर जो -I का सीक्वेंस लिखाया होगा मैंने आपको, या तो मैंने आपको NO2 से लिखाया होगा, और अगर NO2 से भी पहले से लिखाया है तो NO2 से पहले ये लिया होगा NH3 पॉजिटिव। तो NH3 पॉजिटिव बहुत स्ट्रॉन्ग -I होता है। तो आप क्या लिखेंगे, आप एक्सप्लेनेशन में मीडियम इज एसिडिक ड्यू टू एसिडिक मीडियम, ये कॉपी कर ली क्या आपने, लिखो ड्यू टू एसिडिक मीडियम NH2 ग्रुप इज प्रोटोनेटेड, NH2 group is protonated and converted to very strong -I group, very strong -I group, ये NH3+, very strong -I group क्या है, NH3+। hence this type of result is obtained, this type of result is obtained। फुल स्टॉप के बाद to obtain ortho substituted product
और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, टू ऑब्टेन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। डैश लगा दीजिए। क्या करना पड़ेगा हमें, आप जानते हैं क्या करना होगा, हम इसका एसाइलेशन कराएंगे, ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप, CH3 COCl माइनस HCl, ये कन्वर्ट हो जाएगा NHCO CH3 में, है ना। अब आप क्या करें, इसको ट्रीट करें कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, NHCO CH3, NO2 यहां आएगा प्लस NHCO CH3 और NO2 कहां आएगा, पैरा पोजीशन पे। हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस से NHCO, ओह सॉरी, हाइड्रोलिसिस करा दिया ना, NO2 प्लस पैरा पोजीशन पे NO2। बस एक आखिरी रिएक्शन है इसमें, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। सल्फोनेशन, हटाएं इसको। देखिए बेटा, सल्फोनेशन में NH2 ट्रीट किया जाएगा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से। तो यहां पर भाई एसिडिक मीडियम तो है ही है, तो ये इसका पहले होता है प्रोटोनेशन, NH3 पॉजिटिव, H पॉजिटिव देने के बाद यहां पर एनाइन क्या बना, HSO4 नेगेटिव, तो ये एक सॉल्ट बनता है। फिर जब इसको हीट करोगे आप, जब हीट कर दोगे तो हीट करने के बाद यहां पर जो बनेगा वो पैरा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनेगा। हीट करते हैं, टेम्परेचर है 453 से लेकर 473 केल्विन। इसको हीट कर रहे हैं 453 से 473 केल्विन पे, तो यहां जो प्रोडक्ट बनता है वो ये NH2 हो गया, और यहां पर ग्रुप कौन सा आएगा, SO3H। अच्छा, ये ग्रुप बेसिक है और ये ग्रुप कैसा है, एसिडिक। तो क्या होता है ना, इसमें एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन होता है और यहां पर ज्विटर आयन का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि आपको बायो मॉलिक्यूल्स में भी पढ़ाया जाएगा। NH3 प्लस और यहां पर होगा SO3 नेगेटिव। तो ये जो बनता है दैट इज कॉल्ड, ये सल्फानिलिक एसिड है पहली बात तो, सल्फानिलिक एसिड, और यहां पर जो बना है दैट इज ज्विटर आयन। जल्दी कॉपी करें, ये खत्म हो चुका है लगभग। देखो अब अगर हम बात करें EAS रिएक्शंस में, तो EAS में बचता क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। वो एनिलीन शो नहीं करता है,
क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन में आप लुईस एसिड लोगे और ये ग्रुप कैसा है, बेसिक, तो वो एसिड और बेसिक ग्रुप के बीच में क्या होगा, अटैचमेंट हो जाएगा, तो वहां पर लुईस एसिड हो जाएगा खत्म। अगर आप लुईस एसिड एक्सेस में लोगे तो यहां पर लुईस एसिड के कॉम्बिनेशन से पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा, तो ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर चुका होगा। तो एक नोट लिख लो, एक लाइन का लिखो, एनिलीन डज नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन बिकॉज reagent is Lewis acid which combines with बस अभी छोड़ रहे हैं, which combines with basic group NH2। चलिए बेटा क्लास को ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बायोमोलिक्यूल की।